बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो ट्यूटोरियल लेक्चर है वो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे है, जो स्पेसिफिकली डैम्स को डील करते हुए डैम्स के का इनसाइड आउट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह है, वो किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की तरफ जाएं तो आप देखें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब ये है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वो थ्रू वाटर प्रोड्यूस करनी है। और इस प्रोसेस में क्या है कि क्योंकि पानी किसी हिली एरिया वगैरह से आते हैं तो पानी की एक सर्टन हाइट पे आता है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि इस पानी को किसी जगह पे स्टोर किया जाए, यानी कि एक इतना बड़ा रेजरवायर या वाटर टैंक बनाया जाए जिधर पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स में स्टोर हो। और उसके बाद जो पानी है ये वो हम किसी पॉइंट से उसको कंट्रोल्ड वे में इन टरबाइन की तरफ डालें और उसके प्रेशर से टरबाइन को रोटेट करें और उसकी जो रोटेशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये बेसिक आइडिया जो था, जिसका मेन मकसद क्या था कि ये जो डैम्स हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि इनसे फ्लड को कंट्रोल किया जाए, वाटर को स्टोर किया जाए फॉर इरिगेशन पर्पसेस, और वाटर को मैनेज किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर को मैनेज किया जाए या ड्रिंकेबल वाटर को मैनेज किया जाए। लेकिन इसका एडवांटेज ये मिलता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के आज जो मैकेनिज़्म है उसको आज के लेक्चर में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो बेसिकली एक रेजरवायर इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हिली एरियाज से पानी आपके पास आ रहा होता है, तो उसी हिली एरिया में एक ब्लॉकेज लगा के, एक वॉल लगा के एक रेजरवायर जनरेट किया जाता है जो 100,000 ऑफ गैलन पानी स्टोर कर लेता है। ये पानी कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या जी पीछे से जो पानी आ रहा है उसको कितना स्टोर करना है, ये उस कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है। तो जितनी भी कैपेसिटी, मतलब कि आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये डिफरेंट किस्म के डैम्स बने हुए होते हैं और ये इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो वाटर के अकॉर्डिंगली इसका साइज़ डिफाइन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसी जो वॉल है जो डैम के साथ रेजरवायर के साथ लगी हुई है, इस वॉल से फिर डिफरेंट किस्म की डक्ट्स निकलती हैं। वो डक्ट्स आगे उनको कंट्रोल किया जाता है, इनको हम प्रेशर चैनल्स कहते हैं। इनको कंट्रोल करते हुए आगे एक पाइप के थ्रू हम टरबाइन की तरफ डालते हैं। जो पाइप जिसके थ्रू हम टरबाइन की तरफ डालते हैं उसे पेन स्टोक कहते हैं। और उसे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट वॉल्व्स वगैरह लगे हुए हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और उसके आगे पावर हाउस लगा होता है, पावर हाउस में टरबाइन लगी है जो प्रेशर के साथ टरबाइन को रोटेट करता है। यानी कि अगर आप इस तरह स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, ये रेजरवायर आपके पास अवेलेबल है और उस रेजरवायर के आगे ये आपके पास एक वॉल है, वॉल के साथ एक कनेक्शन लगा हुआ है, पाइप है जो बेसिकली कुछ वॉल्व्स के साथ ये ऑन या ऑफ होता है। उस ऑन या ऑफ होने के बाद आगे पेन स्ट्रोक लगे हुए, पेन स्ट्रोक ये बिल्कुल वो पाइप की तरह के हैं और उन पेन स्ट्रोक के आगे टरबाइन लगा हुआ है। यानी कि जैसे ही ये पानी का प्रेशर आएगा तो टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो हमने ये पीछे लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जैसे ही मैंने ये अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो कि व्हेन ए मूविंग कंडक्टर कट ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ इन दैट कंडक्टर। तो ये जो मूविंग कंडक्टर है ये टरबाइन के साथ अटैच किया जाता है। इस मूविंग कंडक्टर को हम कहते हैं ऑल्टरनेटर। यानी कि जैसे ही टरबाइन पे वाटर का प्रेशर की वजह से टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाता है तो ये ऑल्टरनेटर को रोटेट करता है। और ऑल्टरनेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग हुई हुई हैं जो बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हैं और कट करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और वो फिर आगे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल वे हम इसे कर सकते हैं। सही है ना। अब अगर मैं देखूं कि जो हमारे पास आगे प्रोसेस है उसके अंदर हम देखें तो जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी जो मेजर चीज़ें आपको साइट के लिए चाहिए उसमें मेजर चीज़ क्या है कि यानी कि इसकी साइट पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होगा तो ही हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, वाटर का कोई स्टोरेज मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि पानी उस वक्त निकाला जाए
जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। यानी कि जो ऊपर से पानी आ रहा है, अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तो उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और अगर हम उसे अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर जो तीसरी चीज़ आती है कि भाई जिस जगह पे स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है उस लैंड की एरिया रिक्वायर्ड है, और दूसरी चीज़ उसकी कॉस्ट। क्योंकि जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है एक पावर प्लांट की, तो ये कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसकी मिनिमम हो ताकि मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, और ये यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट इसकी जल्दी से जल्दी हो सके, जिसको हम पे बैक पीरियड भी कहते हैं। और फिर जिस जगह से आपके पास ये डैम बने वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो ताकि इक्विपमेंट या जो रिपेयरिंग इक्विपमेंट है या स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर है, उसको मूव करना आसान हो। सही है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जो जिसकी बेस पे ये हाइड्रो पावर प्लांट बनता है। नंबर 1 इसका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, नंबर 2 इसका वाटर टरबाइन है, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सही है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो पहला चीज़ आती है वो डैम आती है, यानी कि वो रेजरवायर आता है जिधर पानी स्टोर किया है। उसके बाद इसके स्पिल वेव्स आ जाते हैं कि इस पानी को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारे के सारी चीज़ें आ गई। यानी कि इसमें यह है कि अगर डैम के अंदर सरप्लस वाटर स्टोर हो गया है तो अब अगर अगर इससे ज़्यादा पानी स्टोर होता है तो डैम की वॉल वगैरह डैमेज हो जाती हैं, तो स्पिल वेव वो रास्ते हैं जिधर से जो सरप्लस पानी है वो निकल जाए। इसको जनरल एग्जांपल में देखें, अगर एक बाल्टी के अंदर हमारे पास पानी आ गया है, अब जब बाल्टी फिल हो जाती है तो बाल्टी के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सो स्पिल वेव इसी तरह ही है कि आप समझे कि एक बहुत बड़ा रेजरवायर है, एक बहुत बड़ा टैंक है जिसके अंदर पानी स्टोर हो रहा है, और उसकी कैपेसिटी जब फिल हो जाती है उसके बाद अगर सरप्लस पानी आ रहा है तो वो क्या होगा कि वो उसके आगे स्पिल वेव्स लगे हुए हैं जो उस पानी को डायरेक्शन देते हुए उस पानी को बाहर निकाल देंगे। अगर आप ये देखो तो ये जो आपके पास ये फिगर नज़र आ रही है, तो ये ऊपर स्पिल वेव्स लगे हुए हैं जिन स्पिल वेव से पानी निकल आता है, या यानी कि इसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस सारा का सारा का लगा हुआ है। यानी कि अगर पानी एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा होता है तो ये स्पिल वेव से बाहर निकल आता है। ठीक है। तो ये स्पिल वेव्स आपके पास आ जाते हैं। फिर आपके पास हेडवर्क आ जाता है जो पानी को डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में पानी ने जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि हेडवर्क में ये भी चीज़ होती है कि इसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं कि अगर कोई गार्बेज वगैरह आ जाता है, कोई स्टोन्स वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो टरबाइन को डैमेज कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ को भी रोकता है। फिर उसके बाद सर्ज टैंक आ जाता है। अगर आप इस फिगर में देखो तो जो सर्ज टैंक है वो ये चीज़ है, ये सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक का मेन मकसद क्या होता है कि अगर पानी ज़्यादा आ गया, यानी कि टरबाइन की स्पीड आपने कम किया है, तो टरबाइन की स्पीड कम करने से क्या होगा, जो पानी का प्रेशर है ये बैक मारेगा, तो बजाय इसके वो डैम की तरफ जाए वो सर्ज टैंक की तरफ अपीयर हो जाता है। यानी कि ये सर्ज टैंक एक छोटा रेजरवायर है जो पानी के प्रेशर को कंट्रोल कर होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने पीछे से पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया और टरबाइन उस तरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो फिर पानी सर्ज टैंक की तरफ मूव करता है। तो ये सर्ज टैंक आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है पेनस्टॉक, यानी कि ये एक पाइप की तरह के बड़े हैवी पाइप्स होते हैं जो पानी की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और पानी के प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिसमें, और इसके साथ एसेसरीज वगैरह आ जाती हैं जो इनके साथ वर्किंग वगैरह करते हैं। सही है। तो अब हम अगर डैम की बात करें तो डैम फिजिकली तौर पे एक कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर के तौर पे इसे बनाया जाता है, और ताकि ये किसी जगह पे भी यानी कि वाटर के प्रेशर की वजह से या किसी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से ये डैमेज ना हो, और ये इसका स्पेशल लेयर्स बनाई जाती हैं ताकि पानी इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर हो जाए। सही है ना। उसके बाद स्पिल वेव मैंने आपको बताया था कि ये डैम की ऊपर वाली साइड पे स्पिल वेव्स बने हुए होते हैं, यानी कि डिफरेंट होल्स होते हैं कि अगर पानी की कैपेसिटी एक डैम की है, वो डैम की कैपेसिटी जब फुल हो जाती है उससे ज़्यादा अगर पानी आ जाता है किसी रेनी सीज़न में या गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और पीछे से पानी पिघल के ज़्यादा आ रहा है, तो अब क्या है कि डैम की तो एक कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा पानी डैम के अंदर स्टोर होने की कोशिश होगी तो डैम डैमेज हो जाएगा। तो स्पिल वेव्स ऊपर गेट्स लगे होते हैं जो बेसिकली उस पानी को, उसके फ्लो को जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने के लिए यूज़ होते हैं।
अगर आप देखो तो ये आपका पीछे वाली साइड पे बड़ा डैम है और डैम के ऊपर स्पिल वेव्स लगे हुए हैं। ये स्पिल वेव्स लगे हुए हैं, जब ये पानी इसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो स्पिल वेव से ये बाहर निकल आता है। यानी कि ऑलरेडी उस टैंक के अंदर पानी स्टोर है, यानी कि जो डैम है उसके अंदर पानी स्टोर है। उसकी एक सर्टन कैपेसिटी से ज़्यादा हाइट पे अगर पानी आ रहा है तो वो पानी निकलेगा, सारा पानी नहीं निकलेगा स्पिल वेव्स। सही है ना। तो ये देखो ये स्पिल वेव्स जो डैम्स के होते हैं, आप देखो इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा पानी इधर आ रहा है तो वो स्पिल वेव से पानी निकल रहा है। फिर उसके बाद आता है हेडवर्क। हेडवर्क का काम क्या है कि ये जो गार्बेज वगैरह होती है, डेब्रीज वगैरह होती हैं, यानी कि स्टोन्स वगैरह होते हैं ये, या पीछे से जो कोई कोई किसी किस्म का कोई चीज़ आ रही है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो हेडवेव्स का हेडवर्क का काम क्या होता है, उनको फिल्टर आउट करना। लेकिन हेडवर्क का दूसरा काम ये होता है कि ये जो है ना ये पानी की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करती है। अगर आप देखो तो दो कॉमनली ये नाम यूज़ होते हैं, एक को हेड कहते हैं और एक को बिराज कहते हैं। ये दोनों तकरीबन एक जैसा काम करते हैं, डायरेक्शन, वाटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा फिल्टर आउट करते हैं ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो पानी के साथ अटैच हैं, जो अगर टरबाइन की तरफ चली जाएंगी तो टरबाइन को डैमेज करेंगे। सिर्फ बिराज में ये होता है कि बिराज में थोड़ी सी वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और उसका एडवांटेज ये मिलता है कि जब बिराज वगैरह में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि हेडवर्क में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन वाटर की डायरेक्शन और लॉसेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम हेडवर्क वगैरह यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का मेन मकसद क्या होता है कि जो पेन स्ट्रोक में पानी गुजर रहा है, उस पेन स्ट्रोक में से जो सरप्लस पानी आ रहा है, इन एनी केस के भाई टरबाइन के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी है या पीछे से प्रेशर पानी का ज़्यादा आ रहा है, दोनों सूरतों में ये सर्ज टैंक ये एक छोटा रेजरवायर होता है जिधर पानी का प्रेशर जाने लग पड़ता है, ताकि पानी का प्रेशर न्यूट्रलाइज किया जाए और पानी पीछे से आने वाले पानी के प्रेशर को कम करके, ताकि हमारे टरबाइन है या मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, वो सर्ज टैंक के लिए यूज़ करते हैं। पेन स्ट्रोक ये बेसिकली पाइप्स की तरह के होते हैं। ये पेन स्ट्रोक अगर आप देखो तो ये यहाँ पे ये पेन स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, ये पेन स्ट्रोक पाइप की तरह है, पीछे से आपने ऑन किया, गेट ऑन किया तो ये पाइप की तरह में पानी आपके पास आगे डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। सही है। हर पेन स्ट्रोक की अपनी कैपेसिटी है, वो उतना पानी इधर अपने पेन स्ट्रोक से निकाल सकता है, और इसके ऊपर बेसिकली फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म लगा होता है और वॉल्व्स लगे हुए हैं, गेट्स लगे हुए हैं, तो ताकि आउटपुट में जो रिक्वायर्ड पानी है उसके अलावा पानी ना आ जाए। अगर आप मैकेनिकल स्ट्रक्चर देखो तो ये देखो ये रेजरवायर है, इसके बाद ये कंट्रोल गेट्स लगे हुए हैं, ये बीच में पेन स्ट्रोक लगा हुआ है और यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। जब पेन स्ट्रोक से पानी आएगा तो टरबाइन की तरफ जाएगा। अब टरबाइन क्या है कि टरबाइन उस प्रेशर की वजह से रोटेट करेगी और रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। उसके आगे अगर आप देखो तो जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस है और फिर पावर लाइन है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर देगी। सही है ना। तो ये पेन स्ट्रोक की फिगर आपको नज़र आ रही होगी। ये डिफरेंट ह्यूज पाइप्स हैं, स्पेशली डिज़ाइन होते हैं ताकि वाटर के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके और आगे इसके टरबाइन की तरफ इंजेक्ट किया जा सके। उसके बाद आती है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन का काम क्या है कि ये एक व्हील की तरह का है, इसकी वजह से जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो ये व्हील रोटेट करने लग पड़ता है। ये वाटर टरबाइन दो किस्म की है, एक को कहते हैं इम्पल्सिव वाटर टरबाइन, एक को कहते हैं रिएक्शन वाटर टरबाइन। जो इम्पल्सिव वाटर टरबाइन है अमूमन ये ह्यूज या बड़े हेड्स वगैरह में लगी होती है, यानी कि वो बड़े पावर प्लांट्स या बड़े डैम्स वगैरह में लगी होती है। इसके अंदर क्या है कि जिस तरह आप पाइप है, जो वाटर पाइप सिंपल होता है, अगर मैं उसका आगे से मुंह छोटा कर दूं, नोज़ल की फॉर्मेशन करा दूं, तो जो पीछे से पानी आ रहा है वो प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो ये क्या किया जाता है कि नोज़ल की तरह पाइप का मुंह बना के, ताकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो हाई वेलोसिटी इसकी प्रोड्यूस हो, ताकि वो वेलोसिटी जब इसके क्या नाम है टरबाइन के व्हील पे टच करेगी तो टरबाइन का व्हील रोटेट करने लग पड़ेगा। सही है। तो ये आपने एक जनरल फिगर भी देखी है, इसको पेल्टन व्हील कहते हैं। ये यहाँ से नोज़ल से आपको पानी है, वो प्रेशर से जब इस व्हील पे या टरबाइन पे लगेगा तो ये टरबाइन रोटेट करना शुरू होगी। दूसरी है, इसे कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन जो है ये आप समझे कि पानी की डायरेक्शन ये कम हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ जाता है, तो पानी जब लोअर एरिया की तरफ जाता है तो एक प्रेशर से जाता है और वो रोटेशनल फोर्स जनरेट करता है। तो ये दो किस्म की आती है, एक को कहते हैं फ्रांसिस टरबाइन और एक को कैपलान टरबाइन कहते हैं।
ये आप देखो कि एक पाइप सा है और ये पाइप से एक साइड से पानी एंटर हो रहा है और दूसरी साइड से पाइप पानी निकल रहा है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आगे वो टरबाइन रोटेट कर रही है। ये नॉर्मली छोटे सिस्टम्स में लगी होती है। दूसरी तरह देखो तो ऊपर से पानी ज़्यादा बड़ा टैंक है और एक जगह पे छोटा सा टैंक है और उस पर टरबाइन लगी हुई है, वो जो छोटा सा पैसेज है वहाँ पे जब पानी का प्रेशर क्रिएट होता है तो टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाती है। सही है ना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डैम्स में तो बहुत ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो, हाई वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो, तो वो 25 kV से ज़्यादा नहीं जाती। अब हमने क्योंकि जो डैम्स वगैरह हैं ये रिमोट एरियाज़ में लगे हुए हैं, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वो बहुत दूर हैं इन डैम से, तो क्या करना है कि हमने जिस डैम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अर्बन एरियाज़ पे पहुँचानी है। अब अर्बन एरियाज़ पे जब पहुँचानी है तो क्या करते हैं कि हम इन जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है जो नॉर्मली इन पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है वो 11 kV प्रोड्यूस होता है या मैक्सिमम 25 kV तक प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो जनरेटर इसका प्रोड्यूस करता है वो जनरेटर के आउटपुट पे लगा होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको स्टेप अप कर लेता है, जो 220 kV या 550 kV या 500 kV डिपेंडिंग ऑन स्टैंडर्ड या कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है उस बेस पे ये वोल्टेज को डिफाइन कर लेता है। तो ट्रांसफार्मर जब वो डिफाइन कर लेता है उसके आगे एक प्रॉपर ग्रिड स्टेशन लगा होता है, एक डबल बस बार मैकेनिज्म लगा होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेफली आगे ट्रैवल किया जाए। उसके आगे टावर्स लगे हुए हैं जो टावर्स के अकॉर्डिंगली 3 फेज पावर ट्रांसमिट हो जाती है। अगर हम देखें कि हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या हैं तो जो मेजर एडवांटेज ये आता है कि इसके अंदर फिजिकली तौर पे कोई फ्यूल नहीं लगता। इसके अंदर फ्यूल बेसिकली क्या है, वाटर है, और वाटर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब ये होता है कि यानी कि हमने इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर ली तो इसकी सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ वैसी की वैसी रही। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोल पावर प्लांट या कोई और पावर प्लांट देखो तो उसके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस है गैसेज में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वाटर एक ऐसी सोर्स है जिसमें कोई पोल्यूशन क्रिएट होती ही नहीं, यानी कि कोई स्मोक कोई एशेज वगैरह इस वाटर से नहीं आएगा। तीसरी चीज़ ये कि आप जब सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद जो रनिंग चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत थोड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट पावर प्लांट कोई भी और पावर प्लांट है वो पावर प्लांट के जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सही है ना। तो इसके बाद इसकी मेंटेनेंस कम होती है कंपैरेटिवली क्योंकि फ्यूल कोई नहीं होता, बर्निंग कोई नहीं होती, हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही, तो इसकी जो डिस्टर्बेंस है या इसके जो पावर प्लांट जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं, तो इस वजह से इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। सही है। इसी तरह इसकी जो लाइफ है, आज आपने डैम बनाया तो नॉर्मली 25-30 ईयर्स इसकी लाइफ बनाई जाती है, डिज़ाइन प्लान किया जाता है कि ये 25-30 ईयर्स ये किया ये इस डैम बिल्कुल सही चले, फिर उसके बाद इसकी मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा शुरू होती है। फिर आप देखो तो ये इसका मेजर मकसद क्या है कि इन केस बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो हमारे पास वाटर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वाटर को कंट्रोल कर सके और इसको इन द जैसे बारिशें ख़त्म होए तो जो यूजफुल टाइम पीरियड है उसमें हम इसको ऑन करके हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा पानी प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होता है कि इसके अंदर रेजरवायर होता है, ये अच्छी खासी कैपेसिटी का पानी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सही है। अब इसके डिसएडवांटेज की तरफ जाएं तो जो पहला डिसएडवांटेज क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर सिविल का एक स्ट्रक्चर बनना है और क्योंकि उसने पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना है तो ये जो सिविल स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ह्यूज चली जाती है। तो ये आपके पास दूसरी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ इसके पास है कि भाई जिस जगह पे ये लगाना है वहाँ पे पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पानी की मिकदार कम होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर बात है हमने पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना है तो वो प्रेशर नहीं कंट्रोल होगा, आउटपुट पे पावर नहीं जाएगी। फिर जो वर्क्स के वे बंदे होते हैं जिन्होंने काम करना है वो एक्सट्रीमली एक्सपर्ट चाहिए ताकि इसके अंदर कोई डैमेज या कोई प्रॉब्लम या कोई शट डाउन वगैरह होता है तो उसको रिपेयर करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह क्योंकि ये हाई पावर प्लांट्स होते हैं तो फिर इसके आगे फिर ट्रांसमिशन लाइन और उससे रेलिवेंट मटेरियल ये भी हाई क्वालिटी का ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बेसिक्स थी हाइड्रो पावर प्लांट की ये यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। सही है ना। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ दूसरों में तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।